हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। निश्चित रूप से 2025 है वो आपके लिए बड़ा शानदार और खुशनुमा होने वाला है अगर लगातार आप अपने अध्ययन को जारी रखते हैं। तो आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे विद एनालिसिस, जिसमें आपके आंसर के साथ उसकी डिटेल से अपन चर्चा करते हुए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आज के सेशन को शेयर कर दें ताकि फटाफट आज का सेशन है वो स्टार्ट कर सके। क्योंकि देखो, जीवन में अपने को सफल होना है तो हमें ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसके आधार पर हमें सफलता मिले। कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिसको अपन सफलता का स्रोत मान के काम कर सके। तो एक ऐसे आप मुकाम पे खड़े हो जिसको प्राप्त करने का आपका एक लक्ष्य है और वो आपका लक्ष्य है टारगेट, है ना। टारगेट आपका RES है ना, टारगेट RES है। इसको अपने को लेके चलना है और टोटल 340 पोस्टों पर अपने को काम करना है, यानी 340 पोस्टों में से अपने को वो सीट है वो प्राप्त करनी है। देखो, एक प्रसिद्ध लेखक है शिव खेड़ा, उनकी ये बुक्स है, उन्होंने आपकी जीत नाम से ये बुक्स दिए और देखो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते बल्कि वे अलग ढंग से करते हैं। तो वही ढंग अपने को अपनाना है और अपनी इस वर्ष विजयश्री है वो सुनिश्चित करनी है। और वो विजयश्री सुनिश्चित कैसे होगी? आपके इरादों से, आपकी मेहनत से और आपकी कोशिश से। आप लगातार करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो साथियों, आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस बार फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को क्वालिफाइड करें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो देखो मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। जहां तक आपको इसका आंसर आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, बिल्कुल भी झिझक नहीं रखनी है। कई क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पर अपने आपको एक सेल्फ चेक करने का मौका मिलता है कि आपने जो चीज अभी तक पढ़ी है उसमें आप कहां तक सफल हो, कितनी चीज है वो आपको समझ में आ चुकी है। ये आपको विशेष चीज है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है साथियों, तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि तरल संपत्तियों में कौन सा शामिल नहीं है ना। तरल संपत्ति एक तो आपकी होती है करंट असेट्स, करंट असेट्स, और एक होती है आपकी लिक्विड असेट्स, लिक्विड असेट्स। करंट में आपकी कौन सी असेट्स होती है? जैसे आपकी कैश है, बैंक है, स्टॉक है, प्रीपेड है, BR है ना। ये आपकी किस में आती है? करंट में। लिक्विड में भी यही आएंगे, कैश है, बैंक है, स्टॉक नहीं आएगा, प्रीपेड नहीं आएगा, क्या आएगा? बिल रिसीवेबल आ जाएगा आपका, है ना। इसके अलावा और करंट में कौन कौन सी हो सकती है? और करंट में आपके हिसाब से कैश है, बैंक है, बिल रिसीवेबल है ना। ये सारी की सारी आपकी लिक्विड में होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो तरल संपत्तियों में आपका एक तो स्टॉक शामिल नहीं होता है और एक आपका प्रीपेड एक्सपेंसेज शामिल नहीं होता है। ये दो चीज है वो इसमें शामिल नहीं होती है। पिछला जो अपना सेशन था उसमें भी हमने चर्चा की थी कि भाई आपकी जो लिक्विड असेट्स है उसका पार्ट है वो कौन सी असेट्स है। तो ध्यान रखना, तरल संपत्तियों में आपका देनदार भी शामिल होता है, बैंक में रोकड़ है, ये कैश इन हैंड ये भी शामिल है, लेकिन आपका स्टॉक है वो आपकी लिक्विड एसेट्स में शामिल नहीं होता है। तो 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर है वो इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये तरल संपत्तियों में शामिल नहीं है, आपकी रहतिया है वो तरल संपत्तियों में शामिल नहीं है। ठीक है, बढ़ाएं आगे सेशन। आगे देखो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है वो आपको क्या बता रहा है कि आपके पास क्या है, देनदार है आपके पास 40,000
बिल रिसीवेबल है आपके पास 20,000, वर्ष की उधार बिक्री है आपकी 2,40,000, आपको औसत अवधि माह में ज्ञात करनी है। देखो इसमें दो तरीके से होता है, क्योंकि औसत अवधि कैसे ज्ञात करनी होगी, क्योंकि अपन ज्ञात करते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका फॉर्मूला क्या होगा एवरेज कलेक्शन पीरियड का? इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मंथ है ना, बट्टे ट्रेड रिसीवेबल्स, ये होगा। अब देखो अपने पास क्या है, अपने पास मंथ तो आ गया कि भाई ठीक है अपन ने 12 मंथ लिख दिए, पर अपने पास ट्रेड रिसीवेबल नहीं है ना। तो एवरेज कलेक्शन अपने को ज्ञात करना है तो अपने को ट्रेड रिसीवेबल ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल्स, इसका फॉर्मूला क्या है ट्रेड रिसीवेबल का? इसका फॉर्मूला होगा आपका नेट, या ये लिख दें जो आपकी लिख रखी है ना, वर्ष की उधार बिक्री, नेट, ये सीधा अपने पास नेट दे रखी है, तो नेट क्रेडिट सेल्स, उधार होगी नगद नहीं होगी, बट्टे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, है ना। अब देखो अपने पास हो गया नेट क्रेडिट सेल्स, अपने पास कितना हो गया 2,40,000। अब चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, है ना। तो यहां पर अपन एवरेज ट्रेड का ज्ञात करेंगे, तो अपने पास 40,000 है आपके डेटर्स, प्लस विपत्र 20,000। अब देखो ये एक ही है तो इसको ओपनिंग मान लो और चाहे क्लोजिंग, यानी डेटर का ये होता है और इसका भी, वैसे तो इसका कंप्लीट निकालते हैं तो ये होता है ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। अब अपने पास दो ही है तो ये दोनों ही ओपनिंग मानते हैं, तो इसका टोटल हो जाएगा यही 60,000। अब 60,000 में 1 का भाग देंगे तो 60,000 ही रहेगा, है ना। तो यहां पर अपन 2,40,000 में 60 का भाग देंगे, 2,40,000 में 60 का भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे 6 3 24, यानी 4 बिंदु, तो ये 4 बिंदु और ये 3, तो ये कितना हो गया ट्रेड रिसीवेबल, कितना आ गया 3 आ गया, है ना। तो यहां पर लिखेंगे कितना, यहां पर कितना लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 3, है ना। अब अपन भाग देंगे किसमें देंगे 12 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4 मंथ आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा यार थोड़ी सी होगी गलती हो गई, 6 चौक 12 6 चौक 24 होगा, ये क्या होगा ये 2,40,000 में 60 का भाग देंगे तो ये 4 आएगा, और यहां पर फिर कितना लिखेंगे, यहां पर कितना लिखेंगे 12 डिवाइड बाई 4, तो 3 मंथ आएगा ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना है, और ये कैलकुलेशन है वो आपको समझ में कब आएगी जब आप लगातार अभ्यास करते हो, क्योंकि कहते हैं करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो जान। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इनकी कैलकुलेशन अपने को आनी चाहिए, कब आती है जब अपन बार बार इनका अभ्यास करते हैं, क्योंकि एग्जाम में अपने पास एक लिमिट समय होता है और इस लिमिट समय में अपने को अपना पूरा पेपर है वो अटेम्प्ट करना होता है, हल करना होता है। तो उसको अपन कैसे कर पाएंगे जब अपन ने पर्याप्त मात्रा में प्रैक्टिस की है, और ऐसे क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, तो इसलिए अपने को बी केयरफुल होके ये सारी तैयारी है वो करनी है। तो 3 मंथ है ना, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है,
तो आपका 2 नंबर है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 3 मंथ। एवरेज जो आपका वसूली पे है ना, एवरेज कलेक्शन पीरियड वो कितना होगा, 3 मंथ का होगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा सभी ने, ऐसा तो नहीं है ना किसी ने नोट नहीं किया हो, कर लिया नोट? तो नोट कर लिया तो आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, फटाफट इसका जवाब आपको देना है। क्या है, तरलता की जो लिक्विडिटी है, तरलता की सबसे कड़ी जांच कौन सा है ना? तरलता में भाई 3 तरीके के जांच होते हैं, है ना? जो आपकी तरलता विधि है ना, तरलता में एक होता है आपका चालू अनुपात, है ना, चालू अनुपात जिसे करंट रेशियो कहते हैं। दूसरा होता है आपका त्वरित अनुपात, दूसरा क्या होता है आपका त्वरित अनुपात यानी लिक्विड रेशियो। और तीसरा होता है आपका पूर्ण त्वरित अनुपात, है ना, एब्सोल्युटली लिक्विडिटी रेशियो। तो तरलता के अपने 3 पार्ट होते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। बहुत बार पूछा जा सकता है कि भाई जैसे तरलता अनुपात है, शोधन क्षमता अनुपात है, लाभदायकता अनुपात है ना, आपका एक क्रियाशीलता अनुपात है, ये सारे के सारे क्या है, उस अनुपात के मेन भाग है और उसके पार्ट ये। तो लिक्विडिटी रेशियो है, उसके अपने 3 पार्ट है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एब्सोल्युटली लिक्विड रेशियो, है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना। तो ये क्या पूछ रहा, सबसे कड़ी जांच है, तो कड़ी जांच वो क्या होगी आपकी, पूर्ण तरलता अनुपात है, वो सबसे कड़ी जांच होगी। तो यहां पर उपयुक्त सभी ना होकर क्या होगा, 2 नंबर है इसका सही आंसर होगा कि भाई पूर्ण तरलता अनुपात है, वो आपको क्या करता है, पूर्ण तरीके से वो चेक करता है कि यहां तक वो चेक कर लेता है कि व्यापार इससे ज्यादा तरल नहीं हो सकता, है ना। तरलता की जांच करने के लिए पूर्ण तरलता अनुपात वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ओके, सारी बात। बढ़े आगे। जरूर आज के सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा और इस कम समय में अपने तैयारियों को अपने को क्या करना है, जांचना है। और जांचेंगे तभी तो अपन अनुमान लगा पाएंगे भाई कैसी तैयारी अपनी चल रही है। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखते, देखो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट इसका जवाब आपको देना है। क्या कह रहा है कि अनुपात जितना ही ऊंचा होता है उतना ही अनुकूल होता है, ये लागू नहीं होता। बताओ कौन से पे लागू नहीं होता है ना। अनुपात जितना ऊंचा होता है उतना ही अनुकूल होता है, ये लागू नहीं है। देखो शुद्ध लाभ पे लागू है ना, जो प्रॉफिट का है उस पे लागू है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, जो आपका ये जो शुद्ध अनुपात है इसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बटे नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। इसको नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी कह सकते हैं, नेट सेल्स है, इसको ये भी कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी संचालन क्रियाओं से आगम कितनी है, जिसको अपन नेट सेल्स भी कहते हैं। दूसरा आपका आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या इसका दूसरा एक और भी कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बट्टे एवरेज इन्वेंट्री, ये भी इसका फॉर्मूला है। अगर बात करें ऑपरेटिंग की तो ये होता है आपका ऑपरेटिंग रेशियो, तो इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट बट्टे नेट रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन,
है ना, मल्टीप्लाई 100। अब देखो इसमें परिस्थिति क्या बन रही है कि देखो हर में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट तो जितना ज्यादा होगा उतना ही बढ़िया रहेगा। ये भी क्या है, आपका स्टॉक है ना, लागत बता रहा है स्कंद आवर्त अनुपात कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बटे एवरेज इन्वेंट्री, यानी उसकी लागत क्या है, तो लागत तो जितनी भाई कम होगी उतनी ज्यादा फायदेमंद होगी, है ना, तो नेट प्रॉफिट। और ये लेकिन ये क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये कॉस्ट पे निकाला जाता है, यानी आपकी जो संचालन की लागत है, संचालन लागत है उस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है ना, तो संचालन लागत है वो जितनी कम होगी ना उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा, जितनी ऊंची होगी ना उतनी नुकसानदायक, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे भाई ये पेन है, इस पेन की कॉस्ट एक तो 5 रुपए होती है और एक 10 रुपए होती है, तो कॉस्ट अगर 5 रुपए है तो ज्यादा फायदेमंद है, और अगर 10 रुपए है तो इसका मतलब 5 रुपए और नुकसान हो रहे हैं। तो वही स्थिति है कि अनुपात जितना ऊंचा होगा उतना ही अनुकूल होगा। ये लागू नहीं है, इन दोनों पे लागू है, लेकिन इस पे लागू नहीं है, ऑपरेटिंग पे। तो आपका 3 नंबर सी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। बताओ देखिए कितने का आंसर सही आ रहा है, ये चीज अपने को बतानी है, ठीक है। तो अनुपात जितना ऊंचा होगा उतना ही अनुकूल होता है, ये लागू नहीं है, इस पे लागू नहीं है, इन दोनों पे लागू है, ठीक है। समझ गए मेरी बात, समझ गए। ये इनके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। मैं ये नहीं कहता कि इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 2 4 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल जरूर देखने को मिल सकते हैं। बी केयरफुल होकर अपने को तैयारी करनी है ताकि कोई भी पॉइंट है वो अपना छूटे नहीं, ठीक है। बढ़ जाए आगे, सबने नोट कर लिया, बढ़े आगे। ये देखो जवाब दे दोगे, देनदारों का कलेक्शन, है ना, जो आपके डेटर्स है ना, उनका कलेक्शन क्या है, चालू अनुपात बढ़ाता है, चालू अनुपात घटाता है, चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह उपयुक्त सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास क्वेश्चन है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। भाई देनदारों का संग्रह, है ना, देनदार, एक तो अपने को ध्यान में रखना है कि करंट जो अपना रेशियो है, करंट रेशियो है, इसका फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स बट्टे करंट लायबिलिटी, ये इसका फॉर्मूला। अब करंट असेट्स में कौन कौन से आते हैं, करंट असेट्स में, क्योंकि देनदारों का संग्रह यानी देनदारों से पैसे प्राप्त हो गए, है ना, तो देखो पैसे प्राप्त हुए तो कैश और ये डेटर, अब ये दोनों ही क्या है, डेटर्स दोनों ही क्या, ये दोनों ही करंट असेट्स है, ये भी करंट असेट्स है, ये भी करंट असेट्स। अब मान लो एक डेटर के अपने 50,000 रुपए मांग रहे थे, है ना, तो अपने पास कैश प्राप्त नहीं थे, अब इसने 50,000 रुपए चुका दिए तो 50,000 कैश में आ गए और यहां ये जीरो हो गया, है ना, तो इसका मतलब आपका करंट असेट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जितने से आपके डेटर कम हुए हैं उतने से आपकी रोकड़ या बैंक बढ़ गई, और दोनों ही क्या है, कैश और बैंक दोनों ही आपके चालू संपत्ति के उदाहरण है। इसलिए अगर देनदारों का कलेक्शन करते हैं, देनदारों का कलेक्शन करते हैं तो न तो चालू अनुपात बढ़ता है और न ही घटता है, यानी चालू अनुपात पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 नंबर है वो इसका राइट आंसर होगा। बताओ देखिए कितनों का सही आ रहा है, कितने विद्यार्थियों का सही आंसर आ रहा है, ये बताओ फटाफट, फटाफट बताओ देखिए कितनों का सही आंसर आ रहा है, बता रहे हो कितनों का सही आ रहा है। ठीक है, कर लिया चेक, बढ़े आगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्या है, ब्याज व कर के पश्चात, ब्याज और कर के पश्चात यानी पीबीआईटी, पीबीआईटी, है ना, है ना, ये तो होता आपका पीबीआईटी यानी प्रॉफिट बिफोर
इंटरेस्ट एंड टैक्स, और दूसरा होता है आपका PAIT यानी प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये होता है PAT। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि ब्याज व कर के पश्चात लाभ का प्रयोग, है ना, कौन सी प्रत्याय की गणना पर किया जाता है? कुल संपत्ति पर, विनियोजित पूंजी पर, अंशधारियों की कोष पर और उपयुक्त सभी। बताओ देखिए इसका कौन सा सही आंसर है ना? बताओ देखिए कौन सा सही है। तो देखो इसका अंशधारियों का कोष है वो सही आंसर है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है ना, क्या लिखते हैं? PAIT प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटे कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इसका फॉर्मूला है। कुल संपत्तियों में भी ये काम में नहीं आता आपका PAT या PAT, इन्वेस्टमेंट कैपिटल में नहीं आता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंशधारियों के कोष, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फॉर्मूले आपको पता होंगे तो आप जरूर समझ जाओगे कि ये हमें कहां से क्वेश्चन और किससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ रहा है। और फॉर्मूले कब याद होंगे? जब आप लगातार क्या करोगे? अभ्यास करोगे, क्योंकि कहते हैं बार बार अभ्यास करोगे तो समझ में आएगी, और समझ में आएगी तो वो चीज आपके याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ जाए। लीजिए सर आगे अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट बताना आपको क्या है कि भाई चालू अनुपात जो करंट रेशियो है ना, जो आपका करंट रेशियो है, करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला क्या है? करंट असेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। अब यहां पर अपने को डायरेक्ट दे दिया, करंट रेशियो निकाल के दे दिया 2.7:1। ठीक है, त्वरित अनुपात यानी लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो इसका फॉर्मूला क्या है? लिक्विड असेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। तो ये भी हमें निकाल कर दे दिया क्या? 1.8:1। ठीक है, ये अपने को कैलकुलेट करके दे दिया। यहां पर अपने को दे दिया चालू दायित्व है 60,000 रुपए, यानी अपने पास करंट लायबिलिटीज भी दे दी कितनी? 60,000 रुपए। अब अपने को याद करना स्टॉक का मूल्य, क्या कैलकुलेट करना अपने को? स्टॉक का मूल्य है वो कैलकुलेट करना है ना। तो अपने पास देखो इन तीनों में से एक चीज हो जाती है तो अपन क्या याद कर सकते हैं? तीनों में से अगर 2 चीज है तो तीसरी याद कर सकते हैं। अब देखो करंट रेशियो अपने पास है 2.7:1 है ना, तो बटे 1 बराबर करंट असेट्स अपने पास है नहीं, करंट लायबिलिटीज अपने पास 60,000। ठीक है, अब इनको वज्र गुणा करेंगे तो करंट, क्योंकि बराबर का निशान है तो वज्र गुणा होंगे, तो करंट असेट्स को 1 से गुणा करेंगे तो करंट असेट्स बराबर 60,000 को गुणा करेंगे 2.7 से, तो 60,000 को 2.7 से गुणा करके बताओ। देखिए कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई आना चाहिए कि भाई 60,000 को गुणा करो 2.7 से गुणा करो। देखिए तो 2.7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1,62,000 है ना, 1,62,000 आएगा, क्योंकि 60,000 को 0.3 से गुणा करेंगे तो 18,000 आएंगे, तो 180 से 18 घटा देंगे तो 62,000 आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गई अपने पास करंट असेट्स कितनी? 1,62। अब अपने को चाहिए लिक्विड असेट्स, तो उसका फॉर्मूला भी अपन यहाँ पे काम में ले सकते हैं। तो लिक्विड असेट्स में कितना है? 1/8 यानी 1/8/1 बराबर है ना। करंट असेट्स कितनी है? करंट असेट्स अपने पास नहीं है, सॉरी करंट नहीं, लिक्विड। करंट तो है ही अपने पास है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? लिक्विड। लिक्विड असेट्स अपने पास नहीं है तो लिख देंगे
लिक्विड असेट्स बटे करंट लाइबिलिटीज अपने पास 60,000। फिर वज्र गुणा कर देंगे तो लिक्विड असेट्स बराबर 60,000 को 1.8 से गुणा कर दो। 60,000 को 1.8 तो 0.2 से गुणा करेंगे तो 12,000 और इसको गुणा करेंगे तो 1,08,000। ठीक है, अब अपने पास क्या आ गई, करंट असेट्स आ गई और लिक्विड असेट्स आ गई। तो स्टॉक अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। स्टॉक बराबर करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स। ठीक है, करंट असेट्स कितनी अपनी 1,62,000 और लिक्विड अपनी 1,08,000। मेरे हिसाब से आपका अभी तक कमेंट बॉक्स में जवाब आ जाना चाहिए था कि भाई इसका एक्यूरेट आंसर क्या होने वाला है। कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई आना चाहिए था। 1,62 में से 8 घटाएंगे तो 54,000 है, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है 60,000, 54, 1,862, तो यहाँ पर 54,000 यानी 2 नंबर है वो इसका सही आंसर होगा। 2 नंबर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा आपका 54,000 है वो आपके स्टॉक का मूल्य होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से खास होते हैं, इनको आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़े आगे। कर लिया नोट सबने? नोट तो कर लिया ना? कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसने नोट नहीं किया हो। देखो नोट करना जरूरी होता है, सबसे पहले अपने को नोट का काम ही करना ताकि कोई भी पॉइंट है वो छूटे नहीं। जब भी दोबारा रिवीजन अपन करते हैं तो तुरंत उसको अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं फटाफट। दोबारा आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, बढ़े आगे। लीजिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संचालन अनुपात है ना। संचालन अनुपात यानी इसको कहते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। संचालन अनुपात ऑपरेटिंग रेशियो है ना, किसमें है, लाभदायकता अनुपात में, क्रियाशीलता अनुपात में, शोधन क्षमता अनुपात में, या इनमें से कोई नहीं। बताओ, देखिए बताओ। तो देखो मैंने पहले भी बताया था जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उसमें आपको एक तो ज्ञात करना होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक आपको ज्ञात करना था नेट प्रॉफिट रेशियो, एक आपको ज्ञात करना था ऑपरेटिंग रेशियो, एक ज्ञात करना होता ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये 4 तो महत्वपूर्ण है, इसके अलावा और भी है। एक्टिविटी रेशियो में आपको एक तो ज्ञात करना होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड, ये सारे इसमें। शोधन क्षमता में आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, पीबीआईटी यानी प्रॉफिट रेशियो, ये सारे के सारे आपको इसमें ज्ञात करने होते हैं। तो यहाँ पर पूछा आपका ऑपरेटिंग रेशियो, तो ऑपरेटिंग रेशियो देखो ये रहा, है ना। तो ऑपरेटिंग रेशियो के लिए इसका जो सुटेबल आंसर है वो कौन सा होगा कि ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो वो कौन सी एक्टिविटीज में आता है, आपकी लाभदायकता अनुपात में इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 1 नंबर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, लाभदायकता अनुपात है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक, ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप मानो या ना मानो, है ना। आदर्शतम अमल परीक्षण अनुपात है यानी एसिड टेस्ट रेशियो का जो आदर्श कौन सा है, 1:1 है,
दो है, दो एक है, इनमें से कोई नहीं है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है आपका करंट रेशियो, करंट रेशियो है उसका मैंने आदर्श आपको बताया था 2:1, और लिक्विड या एसिड रेशियो इसका मैंने बताया था 1:1, है ना। तो आदर्शतम जो अम्ल परीक्षण अनुपात है वो कितना होगा, 1:1। तो इसका 1 नंबर है वो सही आंसर हो जाएगा। आदर्शतम अम्ल परीक्षण अनुपात का जो मान होगा वो 1:1 है, वो सबसे बढ़िया होता है, सबसे बेस्ट है, वो माना जाता है। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे। चलो लीजिए सर आगे बढ़ते हैं, और आगे अपन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर हल करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आपके सामने है ना, कि सामान्यतः किस अनुपात की गणना प्रतिशत में की जाती है। आपके कुछ अनुपात है जिनकी प्रतिशत में गणना की जाती है, उसमें कौन सा होगा, लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, वित्तीय स्थिति अनुपात, या इनमें से कोई नहीं। बताओ देखिए, है ना, जिनको अपने प्रतिशत में ज्ञात करते हैं। अब देखो, है ना, ये अनुपात है, ये ज्ञात होता है आपका गुणा में, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम्स। ये तो गुणा में होता है ना, और ये आपका अनुपात है ये प्रतिशत में होता है। लाभदायकता अनुपात में जिसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो है, ये सारे के सारे आपके किसके आधार पर होते हैं, प्रतिशत के आधार पे होते हैं। इसके अलावा भी इसमें 2-4 नाम और दे रखे हैं, किन किन को याद है जरूर आप कमेंट करके बताएं कि ये हमें याद है, क्योंकि सेल्फ चेक करना जरूरी है। बाकी देखो कई बार क्या होता है, अपन घर में पढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि अपनी तैयारी बेस्ट चल रही है, मार्केट में क्या चल रहा है, अपने से ज्यादा कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, कैसी तैयारी कर रहे हैं, उनके पास क्या सोर्स है, उन चीजों का थोड़ा बहुत भी अपने पास अनुमान होना चाहिए। तो जरूर आप कमेंट करके बताएं कि भाई इसके अलावा और कौन कौन से हैं। तो प्रतिशत की बात करें तो आपका लाभदायकता अनुपात है वो एकदम सही होगा, तो 1 नंबर है वो एक्यूरेट, एकदम इसका सही आंसर है वो होने वाला है। ठीक है साथियों, अब बताओ देखिए आज का सेशन है वो आपको कैसा लगा, जरूर आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका कमेंट है वो ही और ज्यादा मेहनत करने के लिए हमें प्रेरित करता, आपके लिए और बेहतर से बेहतर मटेरियल उपलब्ध करवाने के लिए प्रेरित करता है। तो निश्चित रूप से आज के सेशन में क्वेश्चन अपन 10 ही लेके आते हैं, लेकिन उन पे विस्तृत चर्चा करते हैं। तो अगर आपकी इच्छा हो तो अपन प्रश्नों की संख्या बढ़ा सकते हैं, वीडियो का सेशन है वो भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपका जो सपोर्ट है वो जरूरी है। आप लगातार जुड़े, जो भी चीज़ नहीं समझ में आती है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछे। प्रयास हमारा यही रहेगा कि जो अपन टारगेट RES लेके चले हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी वो सफल हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।